आज के इस लेक्चर में बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन को लेके। देखिए, अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है, और जो हमारे पास में फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। और जो भी मासेज हमारे पास में पूरे सिस्टम के, उन सबको आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर हम मास यूज करते हैं उसको मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में पॉइंट मास होता है। अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है, यानी कि कोई भी एक स्क्वायर हुआ मेरे पास, या फिर कोई हाफ डिस्क हुआ, या हाफ रिंग हुआ, तो इनका हमें पॉइंट निकालना बहुत अच्छे से आता है कि कैसे इसका पॉइंट मास हम निकाल सकते हैं, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास हमें अच्छे से निकालना आता है। फिर हम दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर में x1 और x1 की आपको जानकारी है कि ये वो डिस्टेंस होती है जो हमने ओरिजिन माना हुआ है वहां से उस पर्टिकुलर मास के सेंटर ऑफ मास की। ठीक है भाई। अब जो सेंट्रो मास आपने अभी तक पढ़ा है, इसकी क्या हमारे पास में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, वो सारा चीज आज की क्लास के अंदर में देखेंगे, और वहां से कैसे हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की तरफ में बढ़ते हैं। इससे पहले आपको दो तीन चीजें मैं डिफाइन करना चाहूंगा, जो कि बार बार आप लोगों को आगे आने वाली जितनी भी थ्योरी है उसके अंदर में देखने को मिलेगी। मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ में हम जो कोलिजन्स होते हैं वो भी इसके अंदर में देखेंगे। मोस्टली आप लोग इसको पढ़ते होंगे, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसको आप अपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ में पढ़ लेते हैं। जो कोलिजन्स होते हैं इनको आप जर्नली वर्क एनर्जी पावर के साथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके एक बहुत बढ़िया इमेज तब तैयार होती है जब आप इसको सेंटर ऑफ मास के साथ में पढ़ते हैं। फिर आपको डिफाइन आता है कि हाँ, एक बड़ी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मान करके कैसे इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, पहले आपको एक वर्ड समझना चाहिए सिस्टम, और दूसरा आपको समझ में आना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम। दोनों सिस्टम्स का क्या मतलब होता है? देखिए, सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पूरे सिस्टम के अंदर में हमने मान लिया कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में रखी हुई है। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको धकेलता हूँ, या कोई गाड़ी मान लो आप, कोई भी गाड़ी आपके पास में है या फिर कोई खिलौना है आपके पास में, और आप इस बाहर से इसको फोर्स कर रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर में आपने क्या लगाई है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो होने को तो इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन सभी के ऊपर में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने आप एक सिस्टम जरूर है, लेकिन इसके ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि उसकी परिधि से बाहर कुछ ना कुछ हम उसके ऊपर में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी जगह पे मैं बात करूं कि एक कोई भी मैंने स्पेस ले लिया है, और उसके अंदर में दो ऑब्जेक्ट्स हमने कंसिडर कर लिए, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक अपना सिस्टम मान लिया है। और इस सिस्टम के अंदर में मैं एक्सटर्नली, यानी कि इनके बाहर से मैं कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, बस इनके बीच में कोई भी फोर्स लग रही हो सकता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो या फिर हो सकता है इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स हो। तो इंटरनली उन सिस्टम के बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है, तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी कि हम एक्सटर्नली कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं यहाँ से फोर्स कर रहा हूँ, इसको मैं पुल डाउन कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ तो मैंने एक्सटर्नली उसके ऊपर में कोई अप्लाई नहीं किया है, बस उनके इंटरनली कोई ना कोई फोर्सेज लग रही है, चाहे उनके ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, या फिर हमारे पास में न्यूक्लियर फोर्सेज लग सकती है। अब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान लेता हूं मैं कि एफ नेट मैंने जीरो कर दिया, भाई इसका मतलब तो ये हो ना कि बाहर से आपने कोई भी फोर्स इसके ऊपर में नहीं लगाई है, तो मेरे जो सिस्टम रहेगा इसके ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर ये एफ नेट जीरो है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई एक्सलेशन उस सिस्टम का क्या होगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मा एफ इजिकल टू एम इंटू में ए, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं उस टर्म पर आऊंगा कहां से हमारे पास में कंसेप्ट निकल के आता है मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो आपको फील आनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओ अपने कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर में जो भी आते हैं। तो ये जो ए यहां पर हम डिफाइन करते हैं, मैंने पहली क्लास के अंदर में बताया था कि ये नेट फोर्स है, और ये एक्सेलेशन जो बात करते हैं ये सेंटर ऑफ मास की रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने फोर्स को जीरो कर दिया, उस पर लगने वाला नेट फोर्स आपने जीरो कर दिया है। तो इस पूरे सिस्टम का, भाई इस पूरे सिस्टम के अंदर में अगर सिंगल बॉडी होती तो जो ओरिजिन मैंने माना है वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता, लेकिन दूसरी बॉडी हमने एक और मान ली है, तो अब ये सिस्टम ऑफ मास बन गया है। यानी कि सिस्टम ऑफ बॉडीज है, इसके अंदर में दो बॉडीज हमने कंसिडर कर ली है, तो इनका कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा।
इसका इंडिविजुअली अपना सेंटर ऑफ मास है, इसका भी इंडिविजुअली अपना एक सेंटर ऑफ मास है। लेकिन जब इन दोनों बॉडीज को हम कंसिडरेशन में लेके आते हैं, यानी कि मैं इनको एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना चाह रहा हूं, तो वो मास कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहां पर यहां पर यहां पर किसी भी लाइन पर वो मास लाई कर सकता है। तो उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होगा, एफ नेट मैंने लगा दिया, तो मास तो उस ऑब्जेक्ट का जीरो हो नहीं सकता है, तो रहेगा क्या, जो एक्सेलेरेशन होगा उसके सेंटर ऑफ मास का, वो क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा। अब इस एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर में कहानियां बनती है कि अगर मैंने कहा कि एफ नेट हमने जीरो बना दिया, ये दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर में आए पूछे जाते हैं कि एफ नेट हमने जीरो कर दिया है, तो क्या उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूं कि एफ नेट मैंने जीरो कर दिया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने उसके ऊपर में लगने वाले सारे जीरो कर दिए हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाओ इसके अंदर में। चलो नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं एक सिस्टम थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। ये मान लेता हूं कि कोई सिस्टम है जिसके अंदर में दो चार्जेज है, बार बार मैं इसका यूज करूंगा, और दूसरा चार्ज मेरे पास में Q2 है, दोनों के बीच में एक सेपरेशन बना हुआ है, मान लेते हैं a डिस्टेंस का सेपरेशन है। अब इनको मैंने इनिशियली लेवल पर पकड़ के रखा हुआ है, मतलब उनके ऊपर में मैंने कोई फोर्स लगने नहीं दिया है, दोनों के दोनों वहीं पर है। तो इनिशियल दोनों की वेलोसिटी कितनी है, u इजकल टू 0 u1, और इसका भी u1, इसको u1 मान लेते हैं, इसको u2 मान लेते हैं, इसका भी u2 मेरे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, मतलब सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम बनने की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास लाइन, इनके लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों सिस्टम को छोड़ देता हूं। तो आप, मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैंने एफ नेट उनके ऊपर में जीरो कर दिया, यानी कि एक्सटर्नली मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो इंटरनली उसके बीच में क्या चल रहा होगा। तो एफ नेट आपने जीरो कर दिया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा क्वेश्चन ये था। नॉर्मली आप लोग का ये होता है कि हाँ भाई इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फोर्स तो हमारे पास में कोई लगा नहीं है। लेकिन जब आप इसके ऊपर में जाकर देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे, तो कुछ देर के बाद में ये दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक चार्ज यहां पर आ गया, दूसरा चार्ज यहां पर चला गया, यानी कि इनके बीच में क्या लगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। और अभी मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करी थी कि अगर कोई भी आपने आइसोलेटेड सिस्टम माना है तो इनके इंटरनली कोई भी फोर्सेज लग सकती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है, वो हमारे पास में न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकती है। तो कोई ना कोई इंटरनली उनके बीच में फोर्स लगा, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। मान लेते इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 आ गई है और इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में v2 आ गई है। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। अब बताओ कि क्या इसके अंदर में जब हमने इनको रिलीज किया है, बिल्कुल रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया हमने, तो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 बनी रहेगी या फिर कोई अलग वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल कोई ना कोई एक वैल्यू इसके अंदर में आ जाएगी। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी एक सिस्टम की होती है, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी उस पे एफ नेट अगर 0 लग रहा है, इट डजंट मीन कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। क्यों नहीं बन पाई कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, इनके बीच में इंटरनल एनर्जी आई है। जो इनकी इंटरनल एनर्जी थी उसने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया है किसके अंदर में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। देखो जो दो पार्टिकल मेरे पास में रुके हुए हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, हमने रिलीज किया है तो एक इस तरफ में भाग गया और एक इस तरफ में भाग गया, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, सिस्टम के अंदर में एक दूसरे ने एक दूसरे को रिपेल किया है या फिर अट्रैक्ट किया है। तो जो उनके बीच की इंटरनल एनर्जी थी वही किसके अंदर में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हमने एक सिस्टम के ऊपर में, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर में एफ नेट अगर 0 लगा दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड होता है, तो इसका आंसर हमेशा होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होता है, रीजन बीइंग कि यहां पर हमारे पास समझ में आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो रही है। तो पहली ये जो मिसकंसेप्शन है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार आप लोगों को गलती कहां पर कर देते हैं कि एक सिस्टम हमने मान लिया है, मैं अभी उसकी तरफ में लेके जा रहा हूं, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, उसकी थ्योरी की तरफ में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। अभी देखो, एक सिस्टम हमने मान रखा है और इस सिस्टम के अंदर में हमने अलग अलग पार्टिकल्स मान लिए, अलग अलग मासेस मान लिए, तो मानते हैं कि m1 मास है, दूसरा मान लिया m2 मास है,
m3 मास है। यानी कि सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इसके अंदर में हम कोई एक्सटर्नली फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, यानी कि हमने क्या मान लिया, आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। आइसोलेटेड सिस्टम मानने का मतलब है कि इसके ऊपर में हमने एफ नेट क्या कितना रखना है, इसका 0 कर देना है। ओके भाई, अगर मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग कहेंगे जी इतना बड़ा सिस्टम है मेरे पास में, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा। भाई 3 पार्टिकल हैं, कहीं पर भी रखे हुए हैं, किसी ओरिजिन से दूरी पर हैं, तो आप कहेंगे इनका कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा होगा, कहीं पर भी लाई कर सकता है, वो हम अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू निकाल के आते हैं। ठीक है भाई, तो आप ये कहेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है और इसका एक टोटल मास है, एक एम्प्टी मास हो गया, यानी सभी का मासेस को हम कंबाइन करें तो आपके लिए दिखना जो पूरा सिस्टम है वो एक कंप्लीट मास दिख रहा है एम्प्टी, और क्योंकि इस पूरे का हमने एक सेंटर ऑफ मास माना हुआ है जो टोटल इनका सम होगा। दूसरा, जो सिस्टम है अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो v वेलोसिटी आप लोग मानते हैं। जनरली आप क्या करते हैं, अगर मैंने इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछी तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या डिफाइन कर देते हैं, दिस कैन बी गिवन एज हाफ इनटू में मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग डिफाइन कर देते हैं। एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है जो कि आपके हर न्यूमेरिकल को गलत करवा देते हैं। भाई ये मैंने सिस्टम की बात करी है, और ये जो मेरे पास में टोटल आया है ये इन सब का मास आया, और जो VCM है मेरे पास वो यहां पर क्या आ गई है, इस सिस्टम की वेलोसिटी आ गई है। अब देखो, जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये मेरे पास में उस सेंटर ऑफ मास की है, और काइनेटिक एनर्जी जो डिफाइन होती है ना, वो हर एक पार्टिकल की डिफाइन होती है, हर एक बॉडी की डिफाइन होती है, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास की डिफाइन होती है। नहीं समझ आया? कोई इशू नहीं, अभी समझेंगे इसको। तो रियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी कैसे जानी थी वो आप एक बार देख लो, फिर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। इसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को कुछ ऐसे लिखनी थी कि हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, और जितने भी मेरे पास पार्टिकल होंगे उनकी लिखनी थी। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हर पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के अंदर में, हर पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन ये जो आपने मान लिया ना कि इसके सेंटर ऑफ मास की ही एनर्जी को आप डिफाइन कर देंगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी को लेकर डिफाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास में गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये मास जो है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, और हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी मेरे पास में इस डायरेक्शन में हो, इसकी 3 मीटर पर सेकंड हो, इसकी मेरे पास में 3 मीटर पर सेकंड हो, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो सकता है कि इस साइड के अंदर में हो। तो जो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास आएगा, आप उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में भी 0 हो सकती है। ठीक है ना, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम जो है अपनी कोई ना कोई एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास में मास है और उसके पास में वेलोसिटी है। ये मास है और इसके अंदर में वेलोसिटी है, यहां पर मास है और इसके अंदर में भी एक वेलोसिटी है। तो ये सिस्टम के इंडिविजुअल पार्ट्स की एनर्जी का जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास उस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकल कर आती है। तो ये जो आप लोग लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास को लेकर डिफाइन कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास में मिसकंसेप्शन बना हुआ है, कभी भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को डिफाइन करनी भी है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को हमें डिफाइन करना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसको लेकर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। सेम सिस्टम में एक बार दोबारा से ले आता हूं, जो हमारे पास में दो चार्जेस के थे, Q1 चार्ज था और दूसरा हमारे पास में Q2 चार्ज था। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर मेरे पास F net 0 है, इट डजंट मीन कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इट कैन बी चेंज बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। दूसरा कि जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आप सिस्टम की लिखते हैं, तो वो सिस्टम की एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को, ये हाफ एम बी स्क्वायर होगा भाई, उसके सिस्टम ऑफ मास को उसके सेंटर ऑफ मास को लेकर हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि उसके पूरे सिस्टम के अंदर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि उसका सेंटर ऑफ मास कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास तो हम एक ऐसा लमसम मानते हैं कि उन सबको एक पॉइंट के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा तरीका होता है। काइनेटिक एनर्जी का इस फॉर्मूले के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक पार्टिकल की, सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी डिफाइन की जाती है, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास की डिफाइन की जाती है। वो तो हमारे पास में एक
सेंटर ऑफ मास हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होता है कि आपको बड़ी बॉडी गिवन है तो आप उसका एक पॉइंट मास मान के अपने ये फॉर्मूला लगा दो m1 x1 प्लस में m2 x2, इस तरह के फॉर्मूलेज आप इजीली अप्लाई कर सको, इसलिए हमें उस सेंटर ऑफ मास को निकालने की जरूरत पड़ती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, ये जो सिस्टम है, अभी आपने देखा कि जब हमारे पास में पार्टिकल जो थे वो मूव कर रहे थे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी कि u1 थी और अब ये बढ़कर हो गई है v1। जब हमने उसको रिलीज कर दिया उस समय की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो पार्टिकल था यहां पर, इसकी वेलोसिटी u2 थी और ये बढ़कर हो गई है v2, यानी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी ये थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी ये हो गई जब हमने उसको रिलीज कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर में और इस पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर में एक वेलोसिटी का चेंज आया, यानी कि वेलोसिटी u1 से v1 आ गई है। तो आप कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कोई ना कोई उसके अंदर में एक्सेलरेशन होगा। ठीक उसी तरह से दूसरा चार्ज है वो भी मूव करके जा रहा है। मैं इंडिविजुअली अभी पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, मैं पूरे इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली पार्टिकल्स को लेके देख रहा हूं, क्योंकि वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल करेगा। ये समझ आता है ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल को ही हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, बेशक आप लोगों ने इसके ऊपर में एफ नेट जो है वो जीरो कर रखा है, और एफ नेट जो है वो जीरो होने का मतलब आपने कहा कि m इंटू में a जो सेंटर ऑफ मास है, तो इसका एक्सेलेरेशन आपने कहा कि ये हमारे पास में जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि एफ नेट जो था वो हमने जीरो डिफाइन कर दिया। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर में एफ नेट मैंने जीरो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी u1 से v1 चली गई है, इसकी वेलोसिटी u2 से v2 पर चली गई है, यानी इसके इंटरनली सिस्टम में इसके पास में एक एक्सेलरेशन है और इस सिस्टम के अंदर में भी एक एक्सेलरेशन है जिसको आप a2 डिफाइन करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है इसके अंदर में कि अगर मेरे पास में एफ नेट इक्वल टू जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके एक्सेलरेशन जीरो होंगे। यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इट मे बी जीरो, अगर ये कहे कि इट मस्ट बी जीरो तो गलत है। इट मे बी जीरो वो हमारे पास में सही हो सकता है, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि भाई उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है। हमने रिलीज किया, चार्जेस को रिलीज किया तो उनके बीच में फोर्सेस लगा, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स लगा, तो वो क्या करके एक दूसरे से दूर चले गए। मास होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा उसके बीच में, न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा उनके बीच में, लेकिन मोमेंट तो रहेगा उनका। और वो जो उनकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक्सेलेरेशन का भी चेंज लेके आएंगे। तो तीसरा पॉइंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, इट डजंट मीन कि a1 और a2 ये जीरो, ये नहीं होंगे जीरो। दूसरा, v1 जो है या v2 है, ये अपने आप में क्या रहेंगी? वेरिएबल हो जाएंगी। भाई ये जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करूं, v1 और v2 हैं, ये अपने आप में चेंज होती रहेंगी। पहले v1 था, फिर v2 हो गया, फिर v3 हो गया, कोई भी वेलोसिटी इसके अंदर में आ गई। मान लो v1 की वैल्यू मैंने मान ली 2 है, ये थोड़ी देर के बाद में 3 हो गया, इसकी मान लेते 4 है, ये 5 होगी इसकी वेलोसिटी। तो मतलब जो वेलोसिटीज हैं वो क्या कर रही है? वेरिएबल है। ए ऑब्जेक्ट की और बी वो ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास में वेरी कर रही है। तीसरा, कोई आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास में है वो सिस्टम की या फिर पार्टिकल की जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पहले उसके पास में u1 वेलोसिटी थी, अभी v1 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, यानी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास में नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, वो भी वेरी कर सकती हैं। तो 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर यहां पर मिल गया होगा कि अगर मेरे पास में कोई सिस्टम है उसके ऊपर में एफ नेट इक्वल टू जीरो लग रहा है, यानी कि एक्सटर्नली उसके पास में उस सिस्टम के ऊपर में फोर्स जो है वो जीरो लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम के पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तीनों चीजें हमारे पास में वेरी कर सकती है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर में इंटरनली फोर्स लग गया, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स लग गया, जो इसके अंदर में एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, और एक्सेलरेशन आ रहा है तो उनकी वेलोसिटीज भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, यानी कि वो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू नहीं बनी है। और ये सारा चीज किसके कारण में हो रहा है? ये इंटरनल एनर्जीज हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इन सारे पैरामीटर्स को लाने के लिए। इंटरनल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक हमने जो इसके अंदर में पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो चीज हमने देखी
एक पोजीशन देखा, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी, जिसको हमने आर सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसको मैंने आप लोगों के साथ में रीड किया था m1 r1 प्लस m2 r2 और सो ऑन, जितनी भी हमारे पास में बॉडीज होंगी सभी का हमने कैलकुलेशन किया और नीचे हमने टोटल मास से उसको डिवाइड कर दिया। जितने मास होगा m1 m2 m3 जितने भी हमारे पास में आए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई डी टी, यानी उसकी पोजीशन क्या आ रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर था ये जो पोजीशन थी इसकी। अब ये क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास था, दो सिस्टम थे, उनका सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट। अब ये क्या कर रहा है, मान लेते हैं टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, यानी कि इसकी पोजीशन में भी इस साइड में जा रही है या फिर ये इस साइड में जा रहे हैं, यानी कि सिस्टम पूरा मेरा, ये ऑब्जेक्ट m1 m2 मूव कर रहे थे, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज करेगा। और सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा तो ओरिजिन से उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज हो रही होगी। पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास आपने डिफाइन किया हुआ है यहां पर, दिस वन, इसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। और वो वेलोसिटी मुझे कैसे मिलेगी, इसकी पोजीशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब यहां पर हम करेंगे तो ये मिलेगा मुझे VCOM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मैं उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं कि ये हमारे पास में पोजीशन उसकी चेंज हो रही होगी। तो इसी तरह से ये करेंगे dr/dt करेंगे, dr/dt करेंगे, तो ये भी वेलोसिटीज आ जाएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा m1v1 प्लस m2v2। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये कहां से मैंने लिख दिया है, ये वाला इसकी पोजीशन, क्योंकि m1 भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, m2 भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो r1 भी चेंज हो रहा है, r2 भी चेंज हो रहा है, पूरा सिस्टम ही मेरा मूव कर रहा है उस समय। तो दोनों के अंदर में एक वेलोसिटी डेवलप हो जाती है। नीचे हमारे पास में मास आएगा m1 m2। ठीक है भाई, ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई है, यानी उसके अंदर में वेलोसिटी आ गई है। अच्छा जी, अब ये जो सेंटर ऑफ मास है जो यहां पर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगी, ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। अगर चेंज कर रही है तो मान लेते हैं उसके अंदर में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आ गया होगा। भाई सिस्टम है, m1 m2 भी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वो चेंज होने के साथ में इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अंदर में भी एक एक्सेलेरेशन आ गया। इसकी वेलोसिटी का चेंज आ गया, तो मैं ये लिख सकता हूं कि dVCOM, यानी कि जो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको हम चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 मिल जाएगा, यानी कि दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये आएगा मेरे पास में m1 a1 प्लस में m2 a2 सोन डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, और जितने भी हमारे पास में पार्टिकल्स होंगे सब कम सम अप करते चले जाएंगे। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए जो मैंने लिखा है। बेसिकली मैंने एक ही चीज थी जो उसकी पोजीशन थी, उसकी पोजीशन को मैं चेंज करवा रहा हूं। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो कंफर्म है कि उसके अंदर में वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी आ रही है तो अगर वो वेरी कर रही है वेलोसिटी, तो उसके अंदर में कंफर्म है कि एक्सेलेरेशन आएगा। तो ये एक्सेलेरेशन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक भाई, क्या आप इस नीचे वाले इक्वेशन के अंदर में थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो इस पूरे मास को क्या लिख सकते हो, mt लिख सकते हो, टोटल मास। और मैं इसको इस साइड में लेके जाऊं तो यू कैन राइट इट एज ACOM इंटू में mt इक्वल टू m1 a1 प्लस में m2 a2 और सोन। और ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये क्या होती है, दिस इज, ये रहा F नेट, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है और जो टोटल मास है उसका मास है, मेरे पूरे सिस्टम का जो मास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है उस सिस्टम पर लगने वाली F नेट। तो यहां से मैं इस रिलेशन को ये लिख सकता हूं कि F नेट कैन बी गिवन एज ACOM इंटू में mt। ठीक है भाई, लेकिन अभी आपने कहा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एक्सेलेरेशन जो रहेगा हमारे पास में, एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो क्या रहेगा यहां पर, वो बना रहेगा मेरे पास में 0। एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहां पर 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि a1 0 है, a2 0 है या फिर a3 0 है। यानी कि सिस्टम के अंदर में एक एक्सेलेरेशन रहेगा, मतलब उनके पार्टिकल्स का एक्सेलेरेशन रहेगा, लेकिन ओवरऑल आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे उस सिस्टम का, जो अपने आप में इंटरनली मूव कर रहे हैं सिस्टम्स, ये अपना एक एक्सेलेरेशन लेकर मूव कर रहे हैं, वेलोसिटीज उनकी मूव कर रही है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, वो
चेंज नहीं कर रहा है, उसके अंदर में कोई एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा है। एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा है मतलब उसके अंदर में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी उसकी जीरो है तो जीरो रहेगी, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ में ले जाने की एक राह दिखा रहा है। कैसे? देखो, पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 1 हमें ये कहता है कि आपने कोई भी सिस्टम माना हुआ है और उसके ऊपर में एफनेट आपने जीरो लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हमारे पास में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये तो मान लो कि 110% ये एकदम सही स्टेटमेंट है यहां पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम के पार्टिकल्स का एक्सेलेरेशन वो जीरो के बराबर हो। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ये हमने इस रिलेशन से देख भी लिया है। यानी कि इंटरनली सिस्टम अपना कोई ना कोई एक्सेलेरेशन वहां पर रख रहे होंगे। अच्छा, ये तो आपको इसका एक्सेलेरेशन से समझ में आया। लेकिन दूसरा पॉइंट आप लोग अगर इसी पॉइंट से निकालना चाहें तो आपको ये पता है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो बता दिया, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इट इज कांस्टेंट, ये हमारे पास में कांस्टेंट है। लेकिन जो सिस्टम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, v1 हुआ, v2 हुआ, v3 हुआ, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इस रिलेशन के थ्रू देख भी लिया है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर में एक्सेलेरेशन बना हुआ है। अब मैं सम अप करना चाह रहा हूं सारी चीजों को। पीछे आप लोगों ने सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है इसका, अभी न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप लोग देखो इसको कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर में एफ नेट में जीरो करना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, वो हमने कर दिया और उसका कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि भाई एफ नेट मेरे पास में जीरो हो गया तो पार्टिकल m1 है, m2 है, m3 है, कोई भी मेरे पास में पार्टिकल है तो इनका सेंट्रो मास कहीं आएगा। मान लेते ये इनका सेंट्रो मास आया, तो इस सेंट्रो मास का एक्सेलेरेशन मेरे पास में जीरो है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपना एक्सेलेरेशन रखते हैं, यानी कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इस वीसी ओम के कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी मेरे पास में जीरो। इस एसी ओम का जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि A1 A2 हमारे पास में जीरो, दे कैन बी चेंज। तो यहां पर VCOM पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इट कैन बी चेंज। सॉरी, ये मेरे पास में क्या है? ये कांस्टेंट है या फिर कहें कि नॉट चेंजिंग है। लेकिन V जो है पार्टिकल्स की, जो हमारे पास में पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास में क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी है। तो अब आप ये देखो कि जो आप लोग ये बोल देते हैं कि कोई मेरे पास में सिस्टम है, उसका एफ नेट हमने जीरो कर दिया है और फिर हम एक फॉर्मूला वहां से निकालते हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का, जो आप सिंपली लिख देते हैं m1 v1 प्लस में m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस में m2 u2। ये आखिर में आप लिख क्यों पा रहे हैं? अभी आऊंगा इस फॉर्मूले पर, समझो। जब आपने एफ नेट ही जीरो कर दिया, एफ नेट आपने जीरो कर दिया, तो इसके अंदर वेलोसिटीज कहां से आ गई? ये वेलोसिटीज कहां से आ गई पे उसके अंदर में? सिस्टम का जो पार्टिकल था उसके अंदर में वेलोसिटीज कहां से निकाल दिया आप लोगों ने? कोई फोर्स तो मैंने लगाया नहीं एक्सटर्नली। तो आपको पहला क्लैरिटी ये आ जाना चाहिए कि भाई मैंने बेशक उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण, इंटरनल एनर्जी के कारण उसके अंदर में वेलोसिटीज का चेंज आ जाता है। किसकी वेलोसिटीज का? जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी का, या फिर जो मैंने मासेस माने हुए हैं उनकी वेलोसिटीज का। इस एफ नेट को जीरो करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन, यानी पूरा सिस्टम जो है इसका एक्सेलेरेशन मेरे पास में जीरो है। तो सिस्टम आपने माना हुआ है, इसके अंदर में हर पार्टिकल की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी, और उनका यूज करते हुए मुझे इस फॉर्मूले की तरफ में पहुंचना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफ नेट जीरो करने का मतलब मुझे इन वेलोसिटीज को जीरो करना नहीं होता है। ये तो मेरे लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगी कि भाई इंटरनल एनर्जीज के कारण में ये आ रही है, तो ये जीरो तो हो नहीं सकती है। जीरो कौन होगा? जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी में भी जीरो, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी में भी जीरो और में भी कांस्टेंट। लेकिन ये कंफर्म है कि उसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा?
जीरो रहेगा। हालांकि घुमा फिरा के वही चीजें चल रही हैं, लेकिन वो क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर में आना बहुत जरूरी है, वरना आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अब एसीयू मेरे पास में जीरो आ गया। कब? जब हमने एफ नेट जीरो लगा दिया। तो ये कंफर्म है कि पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा, और ये वेलोसिटी यानी उसका सेंटर ऑफ मास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और ये वेलोसिटी हमारे पास में क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये तो समझ आता है चीज। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर लाना मेरा मेन मोटिव था। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट डजंट मीन कि पार्टिकल्स जो हैं, ये सिस्टम मेरा यानी कि जो हमने 4-5 ऑब्जेक्ट्स मानी हुई हैं, मान लेते हैं कि एक नाव है और इसके ऊपर में आप खड़े होकर मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बन गया। तो ये नाव की अपनी वेलोसिटी होगी, ये पर्सन जो है इसकी अपनी वेलोसिटी होगी। हो सकता है कि मैं अभी आप लोगों को एक प्लैंक के ऊपर में खड़ा कर दूं और इसके ऊपर मैं चलाना शुरू कर दूं, तब भी ये पार्टिकल होगा एक, ये पार्टिकल होगा टू, तो दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम बनाएंगे, एक्सटर्नली हमने इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगाई है, इंटरनली इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा तो उनका हमें यूज करना होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर में वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो ये VCUM है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास है, वो मूव करेगा, लेकिन किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन इस कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि इसका V1 इसका V2 वो कांस्टेंट रहेगा। दैट कैन बी चेंज, और ये हमने इन केसेस के अंदर में जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, बहुत बखूबी तरीके से इन सब चीजों को सीख लिया। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जो केस था, ये आपका मेन पॉइंट था, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है भाई, आपने एक सिस्टम बना लिया, ये मेरे पास में सिस्टम है, और हमने इसके अंदर में एक m1 मान लिया मास और दूसरा m2 मान लिया। इनिशियली इसकी वेलोसिटी हमने मान ली u1 थी, जो कि चेंज हो गई है v1 पर। ये मेरे पास में सिस्टम था दूसरा, इसके पास में u2 वेलोसिटी थी इनिशियल, और v2 इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल। एफ नेट हमारा मेन मोटिव, एफ नेट इसके ऊपर में जीरो लग रहा है, तो ये आपको दिखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका VCOM जो है वो क्या कर रहा है? कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू जीरो है। ये देखते हैं आपको सिस्टम की ये 4-5 खूबियां दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, तो VCOM मेरे पास में कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट है। तो यहां से VCOM की क्या वैल्यू निकाली थी आपने? ये वाला। दिस कैन बी गिवन एज, अगर ये मैं सारा मास का इधर ले आऊं मैं, जो इसका मोमेंटम है, तो m1 प्लस में m2, ये सारा मेरे पास इस साइड आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि mt इंटू में VCOM, ये हमारे पास में कांस्टेंट, तो इसको आप पुट डाउन कर सकते हैं m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस में m3 u3 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी? कांस्टेंट आएगी। इसी तरह से फाइनल की बात करूं मैं, तो फाइनल में भी क्या रहेगा? ये m2 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और ये वैल्यूज भी सारी क्या रहेंगी? उस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रहेंगी। ये भी कांस्टेंट के बराबर, ये भी कांस्टेंट के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम होता है, यानी कि उसके पास में कितना हर्ट करने की कैपेबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी जो उसकी है, इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी उसके अंदर में आती है बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो m1 u1 यानी कि जो सिस्टम के अंदर में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके पास में कितनी कैपेबिलिटी है हर्ट करने की। मैं मोमेंटम पहले भी समझाया था, अगर मोमेंटम की आपको इमेज क्लियर नहीं है तो इसके नीचे खड़े हो जाओ भाई। ये मेरे पास में आप लोगों को मैंने खड़ा कर दिया है, और एक को यहां से मैंने 1 kg का एक ब्लॉक है, ऊपर से मैं आपके सर के ऊपर डाल रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हाइट मैंने 1 मीटर मान लिया। दूसरा सेम एक 1 kg का ब्लॉक है, और इसको मैं 10 मीटर की हाइट से गिरा रहा हूं। ठीक, या फिर मैं कहूं इसको मैं 2 मीटर की वेलोसिटी से आपके सर पे डाल रहा हूं, और इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं नीचे की तरफ में थ्रो कर रहा हूं। अंडर ग्रेविटी गिरेगा, नो डाउट, उसको भूल जाओ आप, सिर्फ वैल्यूज पे ध्यान दो। तो यहां पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, और यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि किसके पास में ज्यादा कैपेबिलिटी है आपको हर्ट करने की? तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं? उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर उसके मास को उसकी वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसके पास में एक प्रॉपर्टी है, एक मोमेंटम है। आप कहते हैं ना कि वो गाड़ी रुक नहीं पाई बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम,
उस गाड़ी ने उसको हिट कर दिया, ब्रेक मारने की कोशिश करी लेकिन फिर भी वो हिट कर गई है। क्यों? क्योंकि उसके पास में मोमेंटम इतना ज्यादा था। ट्रेन वगैरह है, ट्रेन अपना ब्रेक नहीं लगा सकती जल्दी से, उनको बिल्कुल स्लोली अपना जो ब्रेकिंग है वो करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम वो क्या करेंगे, उसको पीछे से धकेलने की कोशिश करेंगे और वहां पर एक्सीडेंटल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास में मास है और उसके पास में वेलोसिटी है, तो वो ताकत रखती है किसी चीज को हिट करने की या हर्ट करने की। तो ये मोमेंटम जो होता है ना, उसके पास में एक ताकत है एक तरीके से, आप अगर लेमन भाषा में इसको समझना चाहो तो m1v1 प्लस में m2v2, जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये बराबर होंगे हमारे पास में m1u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, m2u2 अप टू सोन। यानी कि फाइनल कंक्लूजन ये कह सकते हो कि एक सिस्टम है, उसके पास में इनिशियली मतलब जो फाइनली उसके पास में और जो इनिशियली उसके पास में मोमेंटम है, यानी कि जो ताकत उसके पास में पहले थी हिट करने की, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं कर रहा हूं मैं, सिस्टम की, क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर में बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस सिस्टम की एक कैपेबिलिटी किसी चीज को हर्ट करने की जितनी पहले थी, उतनी ही बाद में मैं किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसी भी टाइम पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उतनी ही ताकत उसके पास में तब भी है उसको हिट करने की। मान लेते हैं कि इनिशियली उसके पास में ताकत थी उसको हिट करने की 10 से, फाइनली उसके पास में ताकत अभी भी रहेगी 10 की, लेकिन यह हो सकता है कि सिस्टम का जो पार्टिकल है, पहले इसके पास में वेलोसिटी 2 थी, इसके पास में 3 थी, लेकिन जब कुछ इसके अंदर में चेंजेस डाले गए, जो वेलोसिटी थी इसकी चेंज हो गई है, मतलब इंटरनल एनर्जी जब उसकी कन्वर्ट करी उसके अंदर में, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन लेके चलती है, तो ये देखो घूम फिर के मैं कहां पर लेके आया, इस पॉइंट को क्लियरिटी के साथ में चलो आप। मैंने आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है नहीं रहती, एक एफ नेट इक्वल टू 0 हम लगा देते हैं, तो आपने कहा जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में 0 नहीं होती है। ठीक है भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है तो कंफर्म है कि उसके अंदर में वेलोसिटीज आएंगी, v1 हो सकता है, v2 हो सकता है, वेलोसिटीज आएंगी, और वेलोसिटीज आएंगी तो कंफर्म है कि उसके अंदर में क्या आएगा, m1 आएगा, m2 आएगा, m3, ये मासेस जो होंगे इनके साथ में आप उनकी वेलोसिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 v2 m3 v3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जीज आ कहां से रही है, जब ये वेलोसिटीज उसके अंदर में चेंज हो रही है तो उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, मोमेंटम के साथ साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। और काइनेटिक एनर्जी कब चेंज हो सकती है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कंफर्म है कि उसके अंदर में जो पहले ताकत थी किसी चीज को हिट करने की, वो ताकत बाद में भी रहेगी। क्यों? एक की वेलोसिटी मान लेते हैं इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसके पास में 4 मीटर पर सेकंड से हिट करने की थी, तो अब जो कैपेबिलिटी और इसकी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो थोड़ी देर के बाद में ये हो सकता है कि इसके पास में 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ने की रफ्तार बच जाए और इसके पास में 4 मीटर पर सेकंड हो जाए या फिर 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, जिससे हमारा जो वैल्यू जो रहेगा ना वो थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया आपको कि दोनों के मासेस 1 है, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 की बात कर लें तो ये 1 kg था, इसके पास में 4 थी, यहां पर उसके पास ताकत थी 4 हिट करने की। अब यहां पर जो दूसरी बॉडी थी उसके पास में थी 3 इनटू में, यहां पर कुछ ऐसा पैरामीटर में लिया हूं इसकी वेलोसिटी का कि उसकी वेलोसिटी इसके हमारे पास में क्या रहे, सिस्टम के कंपैरिजन आ जाए। एक सिस्टम, दो सिस्टम यूज करने हैं ना मेरे को, ये मेरे पास में प्लस 1 इंटू में 3, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी आई मेरे पास में, मतलब जो उसका मोमेंटम आया 7। जब मैं उसको फाइनली चेक कर रहा हूं तो वहां पर इनकी वेलोसिटीज को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो वेलोसिटी को इंटरचेंज करने से जरूरी नहीं है 4 और 3 उसकी वेलोसिटी बने, वो कोई भी वेलोसिटी बन सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने मासेस दोनों के 1 माने हैं, तो मैं मान रहा हूं कि उनकी वेलोसिटी जो इंटरचेंज हो गई है, एक के पास में 1 इंटू में 3 हो गया और दूसरे के पास में 1 इंटू 4 हो गया, तो अभी भी उसका आंसर कितना है, 7 है। यानी पूरे सिस्टम के पास में वही ताकत है हर्ट करने की। लेकिन आप इंडिविजुअली उस ऑब्जेक्ट की देखो तो इसके पास में पहले ताकत थी 4 से हिट करने की, इसके पास में अब ताकत है 3 से, इसकी डिक्रीज हो गई है। इसके पास में 3 से हिट करने की ताकत थी, अब उसके पास में कितनी हो गई है, 4 हो गई है, उसकी ताकत बढ़ गई है। लेकिन ओवरऑल आप सिस्टम को देखो तो दोनों के पास में पहले भी 7 थी और अभी भी हमारे पास में 7 हो गई है। लेकिन इस केस के अंदर में हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये पॉइंट रखना बहुत जरूरी है, और लोग पता नहीं इसको किस तरह से रीड आउट करते हैं,
हालांकि एक्चुअल जो इस मोमेंटम कंजर्वेशन की जो कहानी है, वो ये फॉर्मूला जो आप लोग निकालते हैं ना, वो ये सारा समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या कभी आप लोगों ने पहले ये सोचा था कि यार मैं एफ नेट उसके ऊपर में जीरो लगा रहा हूं, तो ये वेलोसिटीज आखिर में उसकी चेंज कैसे हो रही है? पहले ये वेलोसिटी थी, मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया उसके ऊपर में, तो क्या उनके अंदर में कोई जादू है कि U1 से U2 हो जाएगा या V1 से V2 हो जाएगा? भाई वेलोसिटीज कहां से आ सकती हैं? जब कोई उसके अंदर में एनर्जी आए, और वो एनर्जी कहां से आ रही है? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है ना। और काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है? उसके इंटरनल एनर्जीज के थ्रू। और वो इंटरनल एनर्जीज कैसे चेंज हो सकती हैं? या तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए, या फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाए, या फिर न्यूक्लियर फोर्सेज लग जाए, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो लग जाए हमारे पास में। तो वहां से हमारे पास में एनर्जी आती है। तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि मैं सिस्टम को लेके बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सिस्टम वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम नहीं समझ पाएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, और वहीं पर आप कह देंगे कि भाई इसकी एनर्जी जो थी पहले, मतलब इसका जो मोमेंटम था वो पहले 4 था, फिर 7 हो गया, तो आप चेंज निकाल देंगे कि भाई इसका जो चेंज आया 1 का आ गया। लेकिन आप सिस्टम को ओवरऑल मानेंगे ना, क्योंकि एफ नेट जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर जीरो नहीं हुआ है, वो पूरे सिस्टम के ऊपर में जीरो हुआ है। समझ में आ गया? या फिर और मैं इसके ऊपर में पे करूं? शायद नहीं करना चाहिए इसके अंदर में। अब मैं दो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों से मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर अभी तक कहानी आपने देखी कि एफ नेट जो है वो मेरे पास में जीरो, मैं कहानी एफ नेट की छोड़ूंगा नहीं, अभी दिमाग में ऐसा सेट कर दूंगा ना इसको कि आप रात में भी जग कर कोई पूछेगा ना आपसे जगा के कि भाई मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन कब लागू होता है, भाई एफ नेट जीरो होता है तब। और उसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल आपके आंखों के सामने चलनी चाहिए पिक्चर। एफ नेट जीरो मतलब उसका एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो, और उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी मेरे पास में जीरो गई, नहीं, वो जीरो नहीं हुई है। उनके अंदर में वेलोसिटीज है, वही तो हमारा पास में मोमेंटम का कंजर्व करवाएंगे कि एक सिस्टम की वेलोसिटी चेंज हो गई है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दूसरा गेन कर रहा है, या कोई भी उसके अंदर में चेंज आएगा, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा, हर्ट करने की कैपेबिलिटी उस सिस्टम की जो है वो हमारे पास में क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे आप इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते होंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रॉकेट के क्वेश्चंस, जो एक नाव वाला भी क्वेश्चन होता है कि वो पैर रखेगा तो वो नाव पीछे की तरफ में चले जाए, तो जो आप लोग एनएलएम के अंदर में करते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर में देखेंगे, लेकिन सारे जुड़े होते हैं हमारे पास में। सेंटर ऑफ मास है, पता नहीं क्यों इसको एनएलएम के अंदर में पढ़ा दिया जाता है। एक्चुअल कहानी ये होती है उस मोमेंटम कंजर्वेशन को लाने के लिए। चलो, एफ नेट जीरो आप लोगों ने देखा, तो इसका मतलब ये हुआ, हमें जितना हमने पढ़ा है ना उसको मैं समराइज कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास में एट रेस्ट है, ये पॉइंट। या फिर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं मस्ट बी एट रेस्ट। दूसरा मैं इसी के अंदर में लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन में उठा रहा हूं मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन मैंने पूछा है कि एफ नेट किसी सिस्टम के ऊपर में जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट, वर्ड मैंने ये जोड़ा है मस्ट बी एट रेस्ट। या फिर दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों से पूछा सेंटर ऑफ मास विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? जल्दी से आप इसके ऊपर में अपना दिमाग दौड़ाएं। दूसरा क्वेश्चन ले लो भाई, एफ नेट मेरे पास में जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो चलो ये क्वेश्चन एक बार कर दो मेरे को, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो ये वर्ड यूज करना ना इसका बिल्कुल गलत है कि मस्ट बी एट रेस्ट। भाई वो मूव भी कर सकता है, हमने अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में देखा भी है कि सेंटर ऑफ मास जो था मेरे पास में, जो पार्टिकल थे Q1 Q2, इनके अंदर में वेलोसिटी थी U1 U2, फिर इसकी वेलोसिटी V1 V2 चली गई थी, तो इसका सेंटर ऑफ मास था वो भी तो मूव कर जाएगा ना। तो रेस्ट पर रहना मतलब वो उसी पॉइंट पर स्टैंड स्टिल हो जाए, तो ये स्टेटमेंट तो भाई हमें जचती नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास को चेंज करवा सकती है। लेकिन ये कंफर्म है कि वो जो मूव करेगा ना वेलोसिटी से, वो अपने आप में कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई वो पहले 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और उसके मन में आई नहीं भाई मुझे तेज चलना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, नहीं,
वो चेंज नहीं कर सकता अपने आप के अंदर में। यानी कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है, और पहली वाली स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर में गलत है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर आप खुद करेंगे। इफ सेंटर ऑफ मास, अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, जो अभी तक इतनी देर मैंने आप लोगों को आपके दिमाग के अंदर में ये आइडियाज डालने की कोशिश करी है ना, उनको एक बार रिवाइंड करना इनका आंसर देने से पहले, और फिर इसका आंसर मेरे को बताना। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, अब आपके दिमाग में आ जाने सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो क्या इंप्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये कंजर्व का मतलब है कि जो पहले था वही बाद में हमारे पास में, जो ये हमने लिखा ना ये वाला, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही कहानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये उसी की कहानी है भाई। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग इसको लिख सकते हैं इसकी हेडिंग बना के। तो मैं पूछ रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इंप्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा रेस्ट पर रहेगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर में सही है। तो यहां पर आप दो इसके अंदर में देख पा रहे हैं कि मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, उसको मैंने रेस्ट पे कर दिया, और इसके अंदर में मैंने क्या कहा है, उसी स्टेटमेंट को मैंने उल्टा कर दिया है कि मोमेंटम मेरे पास में कंजर्व है, तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, रेस्ट पर है। करो इसका आंसर दो। अगर नहीं दे पा रहे तो पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। अभी आपने देखा कि ये मेरे पास में सिस्टम था जिसके अंदर में दो चार्ज पार्टिकल्स मैंने लिए थे, Q1 था और Q2 था। ये मैं इसलिए ले रहा हूं चार्जेस को लेके ताकि आप ये फील कर सको कि F नेट तो इसके अंदर में जीरो है, लेकिन इंटरनली इसके ऊपर में फोर्स लग रही है, जो मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा था, और वो कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर में लग रही है। तो F नेट हमने कहा कि ये मेरे पास में जीरो है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, जो हमने अभी पीछे डेरिवेशन किया था उसी से लेके आ रहा हूं मैं, m2 रहेगी। और ये जो सेंटर ऑफ मास है इस केस के अंदर में मैं स्पेशल केस ले रहा हूं इसका, कि मैं ये मान लेता हूं कि स्पेशल केस कि जो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास था वो हमारा रेस्ट पर है। मैंने एक स्पेशल केस लिया है, वो होगा या नहीं होगा इट डजंट मैटर, लेकिन मैंने एक स्पेशल केस लिया है कि अगर वो ऐसा हो जाए कि वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो जाए, ये मानो कि 80 to 85% हमारे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मिलते हैं वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही मिलते हैं, तो ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपके ज्यादा काम आने वाला है। तो m1v1 प्लस में m2 ये वाला हो गया, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये रेस्ट पर है, तो मतलब ये वेलोसिटी हमारे पास में क्या हो गई है, जीरो हो गई है। हालांकि एक्सेलेरेशन तो उसका क्या था, जीरो था ही था, वेलोसिटी भी अब क्या हो गई है उसकी, जीरो हो गई है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं की वहीं रुका हुआ है सिस्टम मेरा, तो ये हमने मान लिया जीरो है, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो इस केस के अंदर में जो हमारे पास v1 वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है ये जीरो होंगी, तभी ये सिस्टम का जो VCM है वो हमारे पास में जीरो हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में मूव ही नहीं कर रही है। भाई इसका इंप्लीमेंटेशन तो ये हुआ ना कि m1 m2 तो हमारे पास में जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि ये जीरो हो गए दोनों, तो ये हमारे पास में आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे वाला जीरो हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो v1 और v2 इनको हमारे पास में क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक, या फिर एक और केस हो सकता है कि इनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन हमारे पास में अलग अलग हो, यानी कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो और दूसरा हमारे पास में इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तब भी अगर मासेज मेरे पास में सेम है तब भी ये वैल्यू क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो v1 v2 मेरे पास में जीरो, या फिर इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास में अलग अलग हो, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर में हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कौन पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास से कितनी डायरेक्शन में मूव कर गया, ताकि उसका सेंटर ऑफ मास हमारा क्या रहे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेंटेन रहे, यानी उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहे, वो मूव ही ना करे। तो हम डायरेक्टली, जो हम पहले भी एक इनिशियल क्लास के अंदर में भी उसको देख चुके थे, तो हम मानते कि m1 मास जो है वो x1 डिस्टेंस मूव कर गया और m2 मास है वो
x2 डिस्टेंस मूव कर गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m1 इंटू में x1 इक्वल टू m2 इंटू में x2। ये फॉर्मूला आप रट लो, बार बार इसका मैं यूज करता रहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये कब वैलिड है, हमें क्वेश्चन के अंदर में पहले तो ये देखना पड़ता है इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या मेरे जो पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है या नहीं है। उस सिस्टम को देख के हमें इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा कि उस सिस्टम के अंदर में u1 और u2 या फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो। दूसरा उसके अंदर में आपको ये समझ में आ सकता है कि एफ नेट उसके ऊपर में हमारे पास में जीरो लगेगा, तो डायरेक्शन जो है दोनों की वो हमारे पास में अपोजिट हो, तब भी हम उसके सेंटर ऑफ मास को जीरो मानकर, मतलब उसके रेस्ट पर मानकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास में सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कौन पार्टिकल कितना सेंटर ऑफ मास से दूर चला गया, कि वो सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रेस्ट में रहे। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछे थे तो इनके आंसर अभी करो कि अगर सेंटर ऑफ मास है वो मेरा रेस्ट पर है, यानी कि ये वैल्यूज m1 v1 m2 v2 ये हमारे पास में जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। भाई मोमेंटम इनिशियली उनके पास में कोई वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में चल रही है, ये जीरो है। तो फाइनली उनकी वेलोसिटी जो होंगी वो भी हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड की हो, या फिर उसके इस तरह से हो कि ओवरऑल उसके सम को क्या कर दें, वो जीरो कर दें। तो इनिशियली भी रिजल्ट मुझे जीरो मिले, फाइनली भी मुझे रिजल्ट जीरो मिले, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जब v1 और v2 हमारे पास में जीरो हो जाए, या फिर ये इस तरह से अरेंज हो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की ओवरऑल रिजल्ट को जीरो बना दे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो रेस्ट पर रहेगा तो जो हमारा मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरे केस के अंदर में मोमेंटम मेरा कंजर्व है तो सेंटर ऑफ मास वो कहां पर है, रेस्ट पर है। ये हमने बिल्कुल देखी है इस चीज को कि यहां पर हमारा जो मास था इसके अंदर में कहां चला गया भाई, ये वाला मोमेंटम इज कंजर्व, सेंटर ऑफ मास इज रेस्ट। तो यहां हमने देखा इस केस के अंदर में पिछले में कि जो मोमेंटम था, मतलब उसके कंजर्वेशन उसका हो रहा था, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास एक वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा था। मोमेंटम जरूर मेरा कंजर्व हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास है उस केस के अंदर में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस आपने देखा कि उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो सकता है, तो उसका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यूज मेरे पास में क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो दोनों ही केसेस के अंदर में हमारा मोमेंटम जो है वो क्या रह गया, कंजर्व रह गया। और कंजर्व रहने का मतलब कि ये जो आंसर है ये हमारा गलत है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। रीजन बीइंग कि मोमेंटम कंजर्व तब हो सकता है जब उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ना होकर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा, तब हम ये कह सकते हैं। लेकिन उल्टा बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो सकता है। ये हमने देखा उसकी वेलोसिटीज अगर हमारे पास में जीरो आ जाएं तो इनिशियली भी उसका मोमेंटम जीरो है, फाइनली भी उसका मोमेंटम हमारे पास में जीरो है। तो ये कहानी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाऊंगा मैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है चीज़ों को उनका इम्प्लीमेंटेशन करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि एक मान लेते हैं कोई सरफेस है और इसके ऊपर में मैंने एक प्लैंक रख दिया है। प्लैंक मतलब कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है, और ये जो सरफेस है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो हमने जीरो मान लिया, म्यू इक्वल टू जीरो मान लिया। ओके। और इसके ऊपर में मैंने एक पर्सन है उसको मैंने बोला कि भाई चलो तुम इसके ऊपर में आगे की साइड में आपको मूव करना है, और इस पर्सन का मास मैंने मान लिया 60 kg। ठीक है भाई 60 kg आपने मान लिया, और ये जो ब्लॉक यहाँ पर गिवन है इस ब्लॉक का मास हमने दे दिया 10 kg, और ये जो लंबाई है इन दोनों के बीच की ये हमारे पास में है 20 मीटर। इन दोनों के मास की जो दूरी है वो मतलब जो पूरा मैंने प्लैंक लिया है उसकी
जो लंबाई है वो हमने 20 मीटर मान लिया। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैंक व्हेन रीच द अदर एंड। मतलब ये जो पार्टिकल है, मतलब ये जो पर्सन है, ये इस एंड से, ए एंड से बी एंड पर जब जाएगा तो जो ब्लॉक है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब पर्सन जो है, जो पर्सन है वो पॉइंट ए से बी की तरफ में मूव कर जाएगा, तो ये जो ब्लॉक है ये पीछे की साइड कितना मूव कर जाएगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक। अब आधे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। भाई सुनो इस क्वेश्चन को समझो। आप जैसे इसके ऊपर में चलना चाहेंगे, ये सरफेस जो नीचे सरफेस है और प्लैंक, क्या इनके बीच में मैंने कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड किया है? नहीं किया। तो जैसे मैं इस पे चलूंगा तो प्लैंक पीछे की साइड में खिसकेगा। भाई यहां से आपने जैसे पैर रखा तो प्लैंक के ऊपर में पैर रखोगे तो पीछे की साइड में चला जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन क्या है, मेरे पास में 0 है। तो ये आदमी एक पैर रखेगा, ये ब्लॉक, यहां पर समझा देता हूं, ये आदमी यहां पर जो चल रहा है इसने एक स्टेप रखा, तो ये जो ब्लॉक था ना ये खिसक कर पीछे की साइड में चला गया और ब्लॉक अब बच गया इतना, ये पर्सन आ गया यहां पर, तो ये चला इतना, तो ब्लॉक चल गया इसके ओरिजिनल पोजीशन से, मान लेते हैं यहां पर ये चल गया पीछे की साइड में x डिस्टेंस। चलो इसको थोड़ा सा और मैं एक सिंप्लीफाइड वे में समझाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है और इससे फील आनी बहुत जरूरी है। अगर ये मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर नीचे फ्रिक्शन होता, तो ये पर्सन को इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना चलना पड़ता? बिल्कुल सही, 20 मीटर उसको चलना होता। ठीक है भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने इसके बीच में फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया है तो ब्लॉक भी इसके पैर रखने से पीछे की साइड में मूव करेगा, खिसकेगा। तो हम ये माने कि ये जो पर्सन था, पहले ये ब्लॉक यहां पर था, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, और ये ब्लॉक खिसकता खिसकता यहां पर चला गया इस पोजीशन के ऊपर में, क्योंकि जैसे पर्सन उसके ऊपर में पैर रख रहा है वो पीछे की साइड में जा रहा है, और पर्सन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया। उसको चलना कितना था? चलना तो टोटल ये 20 मीटर उसको चलना चाहिए था। भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 20 मीटर उसको इस डायरेक्शन में चलना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअल में चल कितना रहा है? मान लेते कि ये जो दूरी ब्लॉक पीछे की साइड में आ गया, ये मान लेते x आ गया, तो इधर से भी कितना आ गया? x आ गया। ये ब्लॉक पीछे की साइड में खिसक गया ना, तो अब उसको एक्चुअल में चलना कितना पड़ रहा है? ये डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी पड़ रही है यहां से यहां तक की, और ये कितनी है? जो टोटल आपने माना हुआ था 20 था, ये 20 थी, तो ये x उसमें से माइनस कर दिया, तो उस पर्सन को चलनी कितनी पड़ी है? 20 माइनस x। ये वैल्यू ना आपको निकालनी आनी चाहिए कि एक्चुअल में वो चला कितना है और क्यों इतना चला। क्योंकि जैसे उसके ऊपर में रखेगा, प्लैंक के ऊपर में रखेगा पैर, तो प्लैंक भी पीछे की साइड में जा रहा है ना, तो आदमी के लिए तो बहुत सहूलियत होगी, है उसको तो बहुत इजीपन हो गया कि वो इजीली इस पॉइंट पर पहुंच पा रहा है। जैसे उसको मारेगा पैर, वो पीछे की साइड में आ गया, फिर पैर मारेगा फिर पीछे की साइड में आ गया, तो उसको चला कितना? उसके दूसरे एंड पर लेके जाना है ना मुझे, मेरा मेन मोटिव तो उसके दूसरे एंड पर जाना है, तो ये यहां पर पहुंच गया। अब बात करें, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज होना था। अब ये सिस्टम है पर्सन 1, क्या इसके ऊपर में नेट फोर्स 0 है? नहीं, इसके ऊपर में मेरे पास में जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है। क्या पर्सन 2 है, मतलब जो ब्लॉक बॉडी 2 है, बॉडी 1 है, उसके ऊपर में नेट फोर्स है? 0 नहीं है। क्या बॉडी 2 है उसके ऊपर में नेट फोर्स 0 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर में नीचे पैर मार रहा हूं, ये मेरे को ऊपर की साइड में धकेल रहा है, मतलब दोनों के बीच में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर बेशक बन रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं बॉडीज की बात करूं तो उनके ऊपर में फोर्स जो है वो 0 नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम की बात करूं कि ब्लॉक और जो पर्सन है, इन दोनों को मैं मिला दूं, तो ये बाहर से एक अपने आप में क्या बन गया? एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। दोनों को मिलाने के बाद में एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, और एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो एक दूसरे को हम क्या मान सकते हैं? अपोजिट टू ईच अदर। तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना लगा? 0 लग गया। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैंक, यानी कि ये जो प्लैंक x डिस्टेंस पीछे की साइड में होकर के गया ना, ये कितना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
सबसे आसान तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये। इसके अंदर में आपको मैंने बताया था कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा क्या रह रहा है, वो रेस्ट पर रह रहा है। क्यों रह रहा है, देखो इसको हमने कहा पूरे सिस्टम के ऊपर में एफ नेट जो लगी है वो हमने माना 0 है, ठीक है भाई। इनिशियली उसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इनिशियली उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि वो चलना ही शुरू नहीं किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u1 u2 जो है वो मेरे पास में 0 है। तो आप ये कहेंगे कि उसका इनिशियली मोमेंटम हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर यहां पर कंजर्व रहना है उस सिस्टम को, अगर इनिशियली उसका मोमेंटम भाई 0 आ गया तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा। और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम मेरे पास में 0 हो जाए तो कौन सा स्पेशल केस आ जाता है, वहां पर हमें समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, वो रेस्ट पर रहेगा। ये फ्लो समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि एफ नेट हमने माना 0 है, इंडिविजुअल बॉडी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर। और सिस्टम के अंदर में पार्टिकल 1 भी है और पार्टिकल 2 भी है, ठीक है भाई। वीसीएम मेरे पास में 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज हमने क्या मानी हुई है, 0 मान रखी है, मतलब चलना ही शुरू नहीं किया। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 मेरे पास में 0, तो इसकी वजह से उसका जो मोमेंटम है यानी कि p इनिशियल वो 0 आ गया। और p इनिशियल 0 आ गया तो p फाइनल को भी 0 होना पड़ेगा। और p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, वो रेस्ट पर रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। यहां पर देखो अभी हमने जो पढ़ा था कि स्पेशल केस सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो उसके मोमेंटम जो है वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। और अगर ये चीज पॉसिबल है तो आप ये फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं कि m1 बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, m2 बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास ने कितना, बॉडी के सेंटर ऑफ मास ने कितना ट्रेवल किया। तो यहां से आपने देखा कि जो हमारे पास में लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना जितने भी लेफ्ट साइड वाले होते हैं उनको एक तरफ में लिखो, और जितने भी राइट साइड में मूव कर गए हैं उनको एक तरफ में लिखना शुरू कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में कौन मूव कर गया, प्लैंक पीछे की साइड में मूव कर गया। तो प्लैंक पीछे की साइड में मूव किया, कितने मास का था, 20 मास का था। कितना मूव किया, x मूव किया, ठीक है। राइट साइड में कौन मूव कर रहा है, ये पर्सन मूव कर रहा है, कितना मूव करेगा भाई ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए मास कितना माना था हमने इसका, 60 था ना, 60 kg। तो 60 kg का मास है। फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। कितना मूव किया वो कर गया भाई 20 माइनस में x, ये तो किया उसने 20 माइनस x, इतनी तो दूरी ट्रेवल करेगा वो और अपनी फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना बचा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस में 3x, तो ये आ गया आपके पास में 4x इक्वल टू 60, तो x कितना आ गया भाई 15 मीटर, यही आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा ब्लॉक का मास 10 kg था, चलो कोई नहीं, उसको 20 kg कर लो यार, 20 kg हम मान लेते हैं। और यहां से हम ये कैलकुलेशन, देखो आगे तो कैलकुलेशन है, मेन जो इस क्वेश्चन के अंदर में समझना था वो आपको ये पॉइंट समझना था। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछूं कि मान लेता हूं कि एक ब्लॉक है, कोई पर्सन है, अब तो चुटकियों में उड़ा दोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ब्लॉक है और ये पर्सन है, इसके ऊपर में मुकर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर में सबसे ज्यादा, और आप इसको चुटकियों में उड़ा रहे हो। देखो ये पर्सन है, आगे की साइड में मूव करेगा, और इस केस के अंदर में इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगा। ये मान लेता हूं कि 30 kg का ब्लॉक है और दोनों के बीच की दूरी है वो मैंने मान ली 40 मीटर है। तो पर्सन को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, दोनों के बीच, हाँ किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया भाई, ये पर्सन मूव कैसे कर रहा है, ये पैर रख रहा है पीछे की साइड मूव कर रहा है, भाई यहाँ पर ना फ्रिक्शन था इन दोनों के बीच में, यहाँ पर फ्रिक्शन था, वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, ये मत समझ लेना कि यार फ्रिक्शन यहाँ पर, फ्रिक्शन इन दोनों बॉडीज के 20 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में है फ्रिक्शन, तभी तो चल पाएगा ना वो, वरना गिर जाएगा। मैं उसको चला रहा हूं तो कॉमन सेंस है कि उस कहीं ना कहीं उसके ऊपर फ्रिक्शन है। तो पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहता है, तो बताओ कि ये ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा। तो सिंपल है, आपको समझ में आता है कि ये ब्लॉक पीछे की साइड में मूव करेगा, तो यहां पर हमने मान लिया कि 30 और ये ब्लॉक इस साइड में मूव किया, एक्स डिस्टेंस चला गया। पर्सन को कितना चलना पड़ेगा, उसका मास मान लेते हैं कि हम 60 kg है, तो 60 इंटू में चलना चाहिए था 40, लेकिन एक्स डिस्टेंस ब्लॉक खुद अपने आप में चल के आ गया, माइनस एक्स कर दो, कर लो सोल्व, आपके पास में एक्स का आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में आंसर आपका। और पता नहीं जो बुक्स देखते हैं आप लोग कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसके ऊपर में करके दे देते हैं, जरूरत क्या है भाई,
मेन कंसेप्ट अपना ध्यान रखो ना कि क्या करना है मेरे को। ये पहले क्वेश्चन के अंदर में मैंने टाइम आप लोगों को इतना इसीलिए लगवाया इसके अंदर में, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ कि ये 20 माइनस एक्स कहां से आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक लेवल में ऊपर उठाता हूं। जो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, देखो बोट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि मान लेते हैं कि दो पर्सन है एक बोट पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल ये यहाँ पर है और ये इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, ये इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, और इसका मास मान लेते हैं कि हमारे पास में 80 केजी है, 80 केजी, और इस वाले का मास है हमारे पास में मान लेते हैं 60 केजी है, 60 किलो वजन है इसका। ये इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉइंट है, यानी कि जो इनका सेंटर है वो यहाँ पर है। अच्छा जी, और ये जो बोट है ना ये पानी के अंदर में चल रही है। जनरली हम पानी क्यों लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में? जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया ना उसी का एडवांस रूप है, ये है वही क्वेश्चन ये, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। पानी इसलिए लिया जाता है ताकि आपको ये समझा सकें कि म्यू जो है वो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जीरो है, यानी कि आप इसके ऊपर में चलेंगे तो ये बोट जो है वो आगे पीछे खिसकेगी, ये इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हमने बॉडीज के मास कितने लिए। तो ये बोट के क्वेश्चन जो होते हैं ना देने का रीजन यही होता है कि म्यू उसके अंदर में जीरो होता है। ये डायरेक्टली ना बताकर वो इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर में कि ये पर्सन 1 यहां से इस साइड में आ रहा है, ये पर्सन 2 यहां से इस साइड में आ रहा है, और दोनों को इस पॉइंट पर मीट करना है, मतलब जो बोट है उसका मिड पॉइंट पर उनको मीट करना है। तो अब ये बताओ कि जब ये दोनों मीट करेंगे तो वहां पर मेरे पास में जो बोट है वो कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट when person 1 and person 2 meet each other in between, बीच में मिलेंगे। और जो बोट है इसकी लेंथ कितनी गिवन है, ये जो लेंथ आप लोग को दे रहा हूं ये हमारे पास में 10 मीटर है, यानी कि यहां पर इनको मीट करना है। तो बताओ कि कौन बोट जो है वो कितनी चल चुकी होगी जब ये दोनों यहां पर मीट करेंगे। चलो सोल्व करते हैं। सेम वो प्लैंक वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर में कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मान लेता हूं कि मैं इनिशियली ये मेरे पास में जो बोट थी, ये पर्सन 1 जो था और ये पर्सन 2 था, अगर कोई पानी नहीं होता, फ्रिक्शन होता नीचे, ये रुकी रहती बोट मान लो, तो पर्सन 1 को कितना चलना पड़ता, ये इनका मिड पॉइंट है तो इसको चलना पड़ता 10 था, तो ये बीच में इधर 5 है और इधर भी 5 है, ये 5 हो गया। तो पर्सन 1 को चलना पड़ता भाई 5 मीटर, ये पहुंच जाता यहां पर। पर्सन 2 था उसको चलना पड़ता 5 मीटर, ये यहां पर पहुंच जाता। बोट कुछ नहीं चली अभी, लेकिन पानी होने की वजह से जो बोट थी वो थोड़ी सी खिसक गई है, यानी कि ये जो इनका सेंटर पॉइंट था, ये मतलब जो पॉइंट था ये वाला, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चला गया है, यानी कि नाव जो है वो अभी यहां पर आ गई है, ये यहां पर आ गई है, और ये थोड़ा सा ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब जो सेंटर था इसका वो चला गया इस पॉइंट के ऊपर में मान लेते हैं, और जो सेंटर इतना खिसका है ना, ये वाला जो सेंटर इस तरफ में गया है, यानी कि इसके ओरिजिनल पोजीशन से अब यहां पर चला गया है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास में आ गया x डिस्टेंस पे। ठीक उसी तरह से ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये वाला यहां से, और ये जो पॉइंट है ये भी चला गया x डायरेक्शन में इतना। तो पहले इस पर्सन को, ऊपर वाला जो पर्सन है इसको चलना था कितना, 5 मीटर जब ये सेंटर पर पहुंच रहा था। लेकिन अब देखो ये डिस्टेंस जो बनी हुई है टोटल यहां से यहां तक की, ये बनी है मेरे पास में 5 मीटर। सबसे ज्यादा पूछते हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे से समझ लो इसको, वरना ये समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हुआ ना, समझ में नहीं आएगा कहां से क्या डॉट मैंने बना दिया। मैं कह रहा हूं कि एक बार वो अज्यूम करके देखो कंडीशन कि ये फ्रिक्शन ही नहीं होता, तो ये 5 मीटर चलता, ये 5 मीटर चलता, और ये दोनों एक दूसरे से मीट कर जाता है इस पॉइंट के ऊपर में। लेकिन अभी ये पर्सन जो 80 किलो का है, ये जब उस पर पैर मारेगा तो नाव पीछे की साइड में खिसक जाएगी ना, ये हल्का है तो हालांकि वो भी खिसकाएगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो 80 केजी वाले का ज्यादा है, तो उस साइड में ज्यादा ही खिसकेगी, मतलब उस साइड में ज्यादा ही पीछे की साइड में चली जाएगी। तो जो इसका सेंटर पहले यहां पर था खिसकेगा, तो ये थोड़ा इस साइड में आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजिशन से। तो ये जो पर्सन है, इसको थोड़ा सा ना आगे करना पड़ेगा मुझे, मैंने
यहीं पर बना दिया इसको, इसका एंड यहाँ पर नहीं रहेगा अभी, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एंड यहाँ पर आ गया, यानी इसका जो फाइनल एंड था वो यहाँ पर था, अब जो आ गया वो ये आ गया। ठीक है, तो ये जो पर्सन है एक्स डिस्टेंस यहाँ पर मूव करके इसकी सेंटर, तो पर्सन 1 को कितना मूव करना पड़ रहा है, देखो टोटल उसको करना था 5, लेकिन उसका सेंटर 5 पे ना रह के उसके रिस्पेक्ट में अभी कहां गया, 5 माइनस में x पर आ गया। देखो दूरी तो इस एंड से इस एंड की अभी भी 5 है, लेकिन जो उसका इनिशियली जिस पॉइंट पर मिलना था उसको, वो पॉइंट खिसक कर इस साइड में आ गया है, तो अब उसको चलना कितना पड़ेगा इस सेंटर के लिए, 5 माइनस एक्स चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल 5 थी, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये मेरे पास में x आ गया है, तो 5 ना चल के उसको 5 माइनस एक्स चलेगा, और ये कहां पर पहुंच जाएगा, इसके मिड पॉइंट पर पहुंच जाएगा इस नाव के। ठीक है, लेकिन मैं इस पर्सन 2 की बात करूं तो इसके लिए पहले कितना चलना था, इसको चलना था इतना, यानी कि 5 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी थी 5 मीटर वाली। लेकिन अब हुआ क्या कि सेंटर जो है वो थोड़ा आगे की तरफ में खिसक गया, तो 5 तो चलेगा चलेगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये x भी उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 तो चला ही है वो, प्लस में ये x भी उसके पास में आ गया, यानी कि वो टोटल जो b पार्टिकल है वो चला 5 प्लस में x, ये कौन चलेगा, पर्सन 2, और ऊपर वाला पर्सन जो है वो कितना चला, पर्सन 1, वो चला हमारे पास में 5 माइनस में x। ये डिस्टेंसेस समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं अपने इनिशियल कॉन्सेप्ट को लेके कि इसके सेंटर ऑफ मास के साथ में क्या हो रहा है। तो इनिशियली दोनों पार्टिकल्स, मतलब सिस्टम के ऊपर में एफ नेट जो लगा है वो क्या लगा, 0 लगा, तो वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम वो हमने मानी हुई है 0, क्यों, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल इनिशियली कहां पर थे, रेस्ट पे थे, यानी कि u1 u2 हमारे पास में 0 है। अगर u1 u2 मेरे पास में 0 है तो p इनिशियल भी मेरे पास में 0, और इसको अगर कंजर्व रहना है मेरे सिस्टम को तो p फाइनल इट मस्ट बी 0, और p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल हमारे पास में 0 आ गया है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा कहां पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। अगर ये रेस्ट पर है तो हम इसको रेस्ट पर बनाए रखने के लिए अपना फॉर्मूला m1x1 इक्वल टू m2x2 लगा सकते हैं, और ये लगाने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो भी लेफ्ट में चलने वाली चीजें हैं उनको एक तरफ लिखो, जो भी राइट में चलने वाली चीजें हैं उनकी एक तरफ में लिख लो। तो यहां से आपको दिख रहा है कि मेरे पास में दो चीजें मूव कर रही हैं, बोट का मास नहीं दिया था क्या मैंने, बोट का मास भी नोट कर लो भाई, यहां पर 20 kg है, 20 kg था। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर में समझ पा रहे हैं कि जो बोट थी वो पीछे की साइड में जा रही है, पर्सन 2 है वो भी लेफ्ट साइड में जा रहा है, पर्सन 1, और ये मेरे पास में बोट दोनों पीछे की साइड में जा रही है, और जो पर्सन 1 है वो जा रहा है हमारे पास में राइट साइड में, पर्सन 1 है वो राइट साइड में, पर्सन 2 है वो लेफ्ट साइड में, यानी कि ये पर्सन 1 था ये राइट साइड में जा रहा है, पर्सन 2 लेफ्ट साइड में जा रहा है, और बोट भी लेफ्ट साइड में जा रही है। तो यहां से आपको ये कैलकुलेशन करने को मिलेगी, कितना आएगा आंसर इसका, m1x1 इक्वल टू m2x2, तो कितना मूव कर गई है जो बोट है, तो बोट हमारी मूव करी है x, कितना मास रखती है वो 20 उसका मास था, और x उसकी डिस्टेंस थी, प्लस में पर्सन 2 भी उसी साइड मूव करके गया, कितने मास का है वो हमारे पास में 60 के मास का है, और कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 5 प्लस में x, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास में लेफ्ट साइड में जाने वाली चीजें मिल गई है। राइट साइड में जाने वाला उसको इक्वेट कर दो, राइट साइड में कौन जा रहा है हमारे पास पर्सन 1 जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 माइनस एक्स ट्रेवल करेगा, और कितना मास है उसका 80 kg लिया था ना हमने, तो 80 इंटू में 5 माइनस में x, ये हमारे पास में राइट साइड की चीजें मिल गई है। करो इसको सोल्व, आपका आंसर आपके सामने होगा, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको पुट कर लो। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज यही थी, अब आगे से आपको ये बार बार 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स करने की जरूरत नहीं है, जो भी मिड पॉइंट होगा राइट साइड में जा रहा है, मतलब अगर ये हैवियर है तो राइट साइड में जाएगा तो उसको माइनस कर देना है, ये इधर आएगा तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, उसके जितने भी डिस्टेंस उसका सेंटर पॉइंट होगा उसके अंदर में ऐड करना होगा। फिर हमें ये देखना है उसका सेंटर मास रेस्ट पे है या नहीं है, उससे हमें पता लगता है कि इनिशियली दोनों तो रेस्ट पे थे तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो है 0 है, और फाइनल भी उसको 0 होने के लिए कंजर्व रखने के लिए उसका फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास में 0 आना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करेंगे और ये हमारे पास में आ गया है, तो
तो हम डायरेक्टली इसके अंदर में फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। चलो अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और लिख लो और कर लेना इसको सोल्व। क्वेश्चन कि एक बोट है, एक पर्सन है जिसका मास है 30 kg, दूसरा पर्सन है जिसका मास है 70 kg, और ये वाटर के अंदर में है। इन दोनों को मीट होना है, और जो बोट है इसका मास मान लेते हैं 40 kg है, और इसकी पूरी दूरी मतलब बोट की जो लंबाई है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं 20 मीटर। इन दोनों को इस मिड पॉइंट पर मिलना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कौन कितनी दूरी मतलब जो बोट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, बोट डिस्टेंस। मैंने क्वेश्चन के अंदर में चेंज किया, थोड़ा सा ध्यान रखना उस पॉइंट को। जोन सा हैवियर साइड होता है बोट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हैवियर डायरेक्शन है तो ये बोट अब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये चीज देखनी है फाइनली कि जितने भी पार्टिकल मेरे पास में राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड वालों को एक तरफ में जोड़ेंगे, जो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं लेफ्ट साइड वालों को सभी को एक साथ में जोड़ेंगे और उनको इक्वेट करेंगे हमारे सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर मानकर। रेस्ट पर क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि इनिशियली हमारे पास में वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म और जोड़ देता हूं इसके अंदर में मैं, नेक्स्ट एडवांस लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। बोट ही है मेरे पास, बोट को क्यों ले रहा हूं बार बार, समझ चुके होंगे, क्योंकि हमें फ्रिक्शन से बचना है। पर्सन 1 है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक दूसरा पर्सन है, ये मान लेते हैं पुलिस है, ये मान लेते हैं चोर है। बोट के ऊपर में दोनों खड़े हैं, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, तो क्या करेंगे, दोनों एक तरफ भागेंगे या दूर दूर मतलब एक के पीछे करेंगे। भागेगा कौन, चोर भागेगा इस डायरेक्शन में, और पीछे पीछे पुलिस भी भागेगी उसके, क्यों, क्योंकि उसको पकड़ना है। लेकिन मुझे यहां पर ना इसको पकड़वाना नहीं है, मुझे ये करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर में जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पुलिस जो है वो आ जाए सेंटर पर। ये डिट्टो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुलिस आ जाए सेंटर पर और जो चोर है वो चला जाए दूसरे एंड पर। क्यों, कूदना है उसको जंप करने के लिए, मतलब बचने के लिए, सिंपल सी चीज है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, कुछ भी जोड़ सकते हो। मतलब जो बॉडी है वो एक पॉइंट सेंटर से इस पॉइंट पर आ जाए और पर्सन जो है मतलब पुलिस जो है वो सेंटर पर आ जाए, तो बोट कितना ट्रेवल करेगी ये आपको इसके अंदर में बताना है। तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर में आप लोगों को करवाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। लेंथ मैंने दी है 10 मीटर है इसकी। पर्सन 1 जो है यहाँ पर आपको 80 kg का मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो पर्सन 2 है इसका वेट है मेरे पास में 50 kg। बोट का मास आपको सेम वही 20 kg में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बताओ इसके अंदर में कि कौन कितना चलेगा, कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा। देखो ये पर्सन सेंटर पे है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आंख नाक कान अपने सुन खोल के इसको सुन लो। ये सेंटर पर है, इसको यहां से इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर जाना है, कितना चलना पड़ेगा, 5 मीटर। ये जो पुलिस है इस पर है तो इसको यहां पर जाने के लिए 5 चलना पड़ेगा, 5 मीटर। लेकिन मैंने कहा कि ये बोट जो है वो थोड़ी सी पीछे की साइड में खिसक गई है, तो जो सेंटर है वो भी थोड़ा इधर खिसक गया होगा, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा 5 माइनस एक्स। ये बोट जो है इस डायरेक्शन में एक्स चलेगी, यानी कि इसका सेंटर था वो खिसक गया इस डायरेक्शन में 5 मीटर एक्स दूरी पर। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, एक्स दूरी पर इस साइड में आ गया। तो इसको एक्चुअल में चलना था 5 मीटर, लेकिन अब वो कितना चलेगा, जो इसका सेंटर पॉइंट था ये यहां पर पहुंचेगा तो कितना चलेगा, ये भी चला 5 माइनस में एक्स। अब वही अपना तरीका कि सेंटर ऑफ मास को लेकर बात करो। सेंटर ऑफ मास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, एट रेस्ट रहेगा। अगर ये रेस्ट पे रह रहा है तो हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। जो राइट साइड वाली है एक तरफ, लेफ्ट साइड वाली है उनको एक तरफ में लिखो। तो यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन जा रहा है, बोट जा रही है। बोट कितना ट्रेवल कर रही है, उसका मास है 20, और ये x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चली गई है, तो 20 इंटू में x। क्या और चीज कोई लेफ्ट में जा रही है, नहीं जा रही, छोड़ो उसको। अब आ जाओ राइट साइड में। राइट साइड में कौन जा रहा है, पहले तो ये मास जा रहा है 80 kg का, और 50 kg का भी जा रहा है,
तो मैं एक स्टेप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता था 130 करके, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ उसको। 80 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 50 इंटू में 5 माइनस में एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों जा रहे हैं। करो इसको सोल्व। 130 इंटू में 5 माइनस में एक्स और इधर से आ गया 20x, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। कर लेना भाई इसको सोल्व, जो भी आपका आंसर आएगा। आंसर मेरे हिसाब से इसका आना चाहिए आपका 13, कितना हो गया ये 65। तो 2x इक्वल टू 65 और ये हो गया प्लस में माइनस में 13x, तो इधर आएगा तो ये हो गया 15x इक्वल टू 65। देख लेना यार जो भी इसका आंसर आया आपका, मेरे हिसाब से तो ये आएगा 65 डिवाइड बाई 15। ये आप कर सकते थे। सो ट्रिक आप लोग इसके अंदर में यूज करना चाहते तो आपको ये कर सकते थे डायरेक्टली कि भाई 20 मीटर मेरा इस साइड में जा रहा है, मतलब जो बोट है वो मेरी लेफ्ट साइड में जा रही है, तो 20x लेफ्ट साइड में ये हो गया। राइट साइड में कौन कौन जा रहा है, 50 भी उसी साइड में जा रहा है और 80 भी उसी साइड में जा रहा है, तो मैं सीधा इन दोनों को जोड़ता 130 और कितना चले हैं ये 5 माइनस में x चले हैं। डायरेक्टली ये स्टेप मैं उसका अवॉइड कर सकता था, और कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही हमें टाइम सेव करना बहुत मायने रखता है। चलो एक क्वेश्चन मैं और प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ये। बोट है, पहले तो यार ये बताओ कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग करते भी हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि कोई क्वेरी नहीं करता, ना कोई कमेंट करता है कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ बताया करो इसके अंदर में, ताकि हमें पता लगे कि क्या हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं इसके अंदर में, या फिर मैं यहाँ पर बै बै करके निकल जाता हूँ। थोड़ा सा तो आप लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, कि अभी मुझे सपने थोड़े ना आ रहे हैं कि यार किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं वो कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर में बिल्ड करना चाहता हूँ, और मुझे एक सीक्वेंस पता है कि मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को उठाना है। अगर मैं आपको इनिशियली ये नहीं बताता कि काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं एफनेट जो आप लोगों ने लगाया है, तो एफनेट काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज नहीं होगी, तो मैं कहाँ से अपना मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो निकाल के लिया था। क्योंकि आपको तो ये नहीं पता था अभी तक कि U1 V1 आते कहाँ से उसके अंदर में। जब आप एफनेट उसके ऊपर में जीरो कर दियो, तो क्या कोई उसके ऊपर में जादू है जो अपने आप उसके अंदर में U1 V1 आ रहा है। तो ये मैं आपके दिमाग में आइडिया जो है ना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इजाद करना चाहता हूं मैं, ताकि हमेशा आप लोगों को कंसेप्ट को लेके क्लैरिटी रहे। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कम से कम कमेंट के अंदर में बताया तो करो कि हाँ जी इसके अंदर में हमें प्रॉब्लम आ रही है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे अपने घर से, और बॉडी वही मैं सेम वही इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये ना एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं। ये मास में प्रोवाइड कर रहा हूँ 30 kg का। ये दूसरी बॉडी है सेंटर पर खड़ी है, और इसका मास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को 70 kg। दोनों मूव कर रहे हैं मतलब इसी डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट बी पर पहुंच जाए, यानी कि इसके एंड पर पहुंच जाए कौन, ये, और ये वाला इसके सेंटर पर पहुंच जाए। बोट का मास आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूं मैं 30 kg। दोनों के बीच की दूरी, ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी है वो 40 मीटर है। तो बताओ बोट कितना मूव करेगी, मतलब पीछे की साइड में कितना वो खिसक गई होगी। एक स्टेप का आंसर है ये, और आप अपनी बुक्स के अंदर में देखेंगे और कहीं और जाकर इसको आप सोल्व करते हुए किसी को देखेंगे तो पता नहीं कितना इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। अरे भाई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, देख लो इसके अंदर में, इससे बड़ी कोई चीज थी क्या। लेकिन ये कब समझ में आ पाई आप लोगों को, जब आपके बेसिक्स क्लियर हुए कि आखिर में हो क्या रहा है। पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इसका भाई इनिशियली जीरो पर है, तो वो माइंड में आप तुरंत वो सेट हो जाना चाहिए। मैं बार बार सेंट्रो मास को करके नहीं देखूंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनिशियली रेस्ट में है, तो कंफर्म है कि सेंट्रो मास्ट इनका रेस्ट पे है, तो मैं डायरेक्टली अपना फॉर्मूला m1x1 इक्वल टू m2x2 लगा दूंगा। ये अब वो स्किल डेवलप हो जानी चाहिए, बार बार लिख के देखने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को, ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होनी चाहिए। यानी कि शॉर्ट ट्रिक आप सीधा मान लो कि इनिशियली रेस्ट पे है कोई बॉडीज, तो कंफर्मली डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लगाना है m1x2। यानी कि ये m1x1 का मतलब ये है कि एक बॉडी दो बॉडी जितनी भी है जो लेफ्ट में है, यानी लेफ्ट मूवमेंट है, ये वो बॉडी जो राइट के अंदर में मूवमेंट कर रही है। कर लो इसको सोल्व, आ जाएगा आंसर आप लोगों का एक स्टेप का। तो ये आज की क्लास थी, इसके अंदर में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है, और आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो बाकी कोई भी साथी आप लोग का जुड़ना चाहता है मोस्ट वेलकम है। हमारा कोर्स जो कंटिन्यू है, और जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रोवाइडेड हैं वो आप करते रहें, सीट्स जो प्रोवाइड कर रखी हैं उनको करते रहेंगे अपने ऐप के ऊपर में। और साथ ही मैं कुछ इसके अंदर में जो आगे चीज़ें आएंगी,
कोलिजन वगैरह से रिलेटेड थोड़े लेवल वाइज हम क्वेश्चंस को उठाएंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल तभी आप लोग समझ सकते हैं जब पीछे के आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। और जिसको सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए रोटेशनल मोशन जो है ना, चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब आपने देख लिया होगा सेंटर ऑफ मास में आज तक जो अपना पजल रखते थे अपने दिमाग को, कितने आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि ब्लॉक कहाँ जाएगा, कौन पार्टिकल कितना मूव करेगा, बोट कितनी मूव करेगी। कर लो यार, कितने करोगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन कर लो, आगे हम आगे और करेंगे, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इसके अंदर में। रॉकेट वाले क्वेश्चन इसके अंदर में आएंगे। किसी ने मेरे पास में क्वेश्चन भी एक सेंड किया था रॉकेट का लेकर, जो हमारे पास में कॉइल जो गन वाला था उसका भी मेरे पास में सेंड किया था। बस सभी के आंसर आप लोग को मिल जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलो। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें और एनर्जेटिक रहें। थैंक यू।